नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई? यह सवाल आज हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज पहली बार सुशांत के केस में मर्डर की थ्योरी को लेकर नए फैक्ट सामने आए। ऑथेंटिक तरीके से देश की सबसे बड़ी अदालत में डंके की चोट पर कहा गया कि सुशांत की मौत एक मर्डर केस भी हो सकता है। अब तक सुशांत का परिवार जो कह रहा था, सुशांत के करीबी जो आशंका जता रहे थे, सुशांत के पुराने स्टाफ मेंबर्स जो बता रहे थे, उसे पहली बार कोर्ट में वकीलों ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:50 में यह बात कही गई। हमने 4 घंटे में पूरी पड़ताल की, यह रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए। कोई बात हवा हवाई नहीं लगती, बल्कि कुछ गवाह भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि मुमकिन है सुशांत का मर्डर हुआ। रिया की हिस्ट्री से सुलझेगी सुशांत की मिस्ट्री। सुशांत के गले पर कैसे आया बेल्ट का निशान? रिया ये तब से एकदम उनका मतलब जो डिप्रेस टाइप का वो लग रहा था उनका। तो जो उनकी जो हत्या है, मतलब हत्या बेल्ट से, मतलब डॉग के जो फर्ज है उनके बेल्ट से हुए। मैं तो पहले ही इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। क्या सुशांत को मारकर फांसी पर लटकाया गया? आंख पर एक पंच टाइप का लगा हुआ उनका रेड यहाँ निशान है। एंड यहाँ जो फर्ज के बेल्ट है, उनका फर्ज का बेल्ट का निशान और रिंग यहाँ पर लगा हुआ है। तो आई थिंक ये ग्रीन कपड़ा हो ही नहीं सकता या रस्सी का हो ही नहीं सकता, ये फर्ज के बेल्ट का ही निशान है। सुशांत की गर्दन और बेल्ट वाले फंदे का रहस्य। रिया की राजदार लेडी मैनेजर का कबूलनामा। सुशांत के दिमाग का रिमोट रिया के पास था। रिया लोक में दफन सुशांत का आखिरी सच। अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सुशांत केस में आ गया। सुशांत की मौत के पीछे मर्डर वाले एंगल का चीखता सुराग बाहर आ गया। सुराग ये कि सुशांत के गर्दन पर रस्सी का नहीं बल्कि बेल्ट का निशान था। तो क्या लॉक रूम के अंदर सुशांत केस में मर्डर वाले कई राज दफन हैं? अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता, शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते। शायद आज वो जिंदा होते। कोर्ट में गर्लफ्रेंड रिया की अपील और सुशांत केस में परिवार के वकील की एक एक दलील की फुल डिटेल आप सुनेंगे तो सुशांत केस की क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। आपको पता चलेगा कि सुशांत के मौत के पीछे मर्डर वाला एंगल का शक है तो क्यों है। घर में मौजूद लोगों ने ही सुशांत की बॉडी को लटके हुए देखा। बहन और पुलिस के पहुंचने से पहले बॉडी पंखे से उतारी गई। सुशांत की बहन और पुलिस ने डेड बॉडी को बेड पर देखा था। सुशांत के गले पर रस्सी के नहीं बल्कि बेल्ट के निशान है। सुशांत केस में कत्ल की तरफ इशारा कर रहे इन पॉइंट्स को आपने सुना। इसकी पूरी पिक्चर आपको बताएं उससे पहले कोर्ट के बाहर दिल्ली से मुंबई तक जो बड़े खुलासे हुए उससे आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। सुशांत की मौत और गर्लफ्रेंड रिया के षड्यंत्र का लिंक सुशांत के पिता ने दुनिया के सामने रखा। सुशांत केस की मिस्ट्री में रिया की हिस्ट्री के बारे में सुशांत की मैनेजर ने माइंड गेम वाले प्लान का खुलासा किया। सुशांत के पूर्व स्टाफ मेंबर अंकित आचार्य ने भी सनसनीखेज खुलासा किया। अंकित आचार्य ने जो देखा और जो बताया उसे सुनकर मर्डर वाली थ्योरी से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं भी घुमाने आता था, बट मेरा काम तो नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है घुमाने के लिए। तो घुमा के आता था, मैं उनका बेल्ट भी धो देता था। तो वो बेल्ट रेड कलर का था, तो वो रेड मैं धो के सुखा देता था। तो वो मैंने देखा, क्योंकि मेरा अंदाज है, क्योंकि वो बेल्ट का जो एंगल है तो वो एंगल उसी प्रकार का है और उनका जो बक्कल है उसी प्रकार का। ये ग्रीन कपड़े के साथ हो ही नहीं सकता। उनका जो डिप्रेस है वो सब तो हो ही नहीं सकते, तो नेवर, ये तो हो ही नहीं सकता। जब मैं उनको डॉग घुमाने ले जाता था वो तो मेरे बक्कल का एकदम ख्याल है, वो रिंग जो ख्याल है गोल्ड कलर का है एंड जो रेड कलर का जो पट्टा है वही साइज का एंगल है। तो मैंने वही दावे से कह सकता हूँ उन्हीं का मतलब दाग है। वो रस्सी और ग्रीन कपड़ा हो ही नहीं सकता। अंकित आचार्य के मुताबिक सुशांत केस एक परफेक्ट मर्डर का मामला है। पूरी प्लानिंग के साथ सुशांत का मर्डर किया गया।
कि जब मैं उनके पास था, तो जब मैं उनके पास था तो वो जो डिप्रेस टाइप के थे वो दिखे नहीं थे, क्योंकि उनको पढ़ना और डायरी में नोट्स लिखना एंड जो अपने बारे में माँ के बारे में लिखते थे वो मतलब वो लिखना और इंस्टाग्राम में पोस्ट करना, ठीक है। एंड मतलब जो जो शेड्यूल था, मतलब जो जो मतलब अगले दिन का जो शेड्यूल था वो लिखते रहते थे और वो सब करते रहते थे, मतलब जो आज क्या होने वाला है, शूटिंग कब है एंड मुझे कब मीटिंग पे जाना है, ये सब अगले शेड्यूल में लिख लेते थे। वो कभी डिप्रेस का शिकार ही नहीं हो सकते थे। मतलब अपने मतलब दूसरों को बोलते थे कि कभी मतलब ये सुसाइड मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये डिप्रेस होके मतलब स्ट्रगल करो तो आगे बढ़ोगे, ये सुसाइड करके कुछ फायदा नहीं। अपने बोलते थे मुझे, बट सुसाइड, ये जो बोलने वाला आदमी वो सुसाइड मत करो, तो अपने क्यों सुसाइड करेंगे वो। अगर सुशांत का मर्डर हुआ तो उसके पीछे अंकित ने चौंकाने वाले फैक्ट शेयर किए। अंकित का दावा नंबर 1, सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान थे। अंकित का दावा नंबर 2, डॉगी की बेल्ट से सुशांत का गला घोंटा गया। अंकित का दावा नंबर 3, सुशांत कभी रूम को लॉक नहीं करते थे। अंकित का दावा नंबर 4, सुशांत के चेहरे पर पंच का निशान मौजूद था। अंकित का दावा नंबर 5, घर में मौजूद सभी लोगों की भूमिका संदिग्ध। अंकित का दावा नंबर 6, घर में मौजूद स्टाफ साजिश में शामिल है। अंकित का दावा नंबर 7, सुशांत कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। अंकित का दावा नंबर 8, सुशांत का अपनी फैमिली से झगड़ा नहीं था। अंकित का दावा नंबर 9, सुशांत देवों के देव महादेव के भक्त थे। मैं 2017 मतलब 2017 जुलाई से मैं उनकी लाइफ में एंटर हुआ था एंड 2019 जुलाई में मैंने मतलब काम छोड़ा तो नहीं, मैंने छुट्टी लिया था 15 डेज का, तो मुझे आते आते लेट हो गया, 2 मंथ हो गया। तो जब मैं आया तो उनका मतलब वो यूरोप ट्रिप पे चले गए थे, तो कहीं भी ट्रिप पे चले गए थे। जब मैं गया तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। तो फिर जब मैं नहीं गया तो मैं सोचा भैया से बात कर लूँ, तो बोले कि एक काम करो तुम भैया, जब सुशांत सर आएंगे तो बात कर लेना। तो फिर मैं वहाँ से चले गया। फिर मैंने कॉल भी किया सुशांत भैया को, तो उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं उस समय, मतलब कॉल मतलब स्विच ऑफ आ रहा था। आपने सुना, सुशांत के पूर्व स्टाफ मेंबर ने बड़ा खुलासा किया। अंकित 3 सालों तक सुशांत के साथ एक घर की छत के नीचे रहे। अंकित ने जो दावा किया, उस दावे को सपोर्ट करने वाला एविडेंस आज सुशांत के पिता ने दुनिया के साथ साझा किया। सुशांत के पिता ने रिया को भेजे हुए मैसेज में क्या लिखा था, सुनिए। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि वो बहुत परेशान है। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। व्हाट्सएप पर सुशांत के पिता ने बीते साल नवंबर में मैसेज भेजा था, यानी सुशांत की मौत से 6 महीने पहले बहुत कुछ घर की 4 दीवारी के अंदर चल रहा था। सुशांत की सेहत के बारे में रिया से सुशांत के पिता जानकारी चाहते थे, लेकिन रिया सुशांत के घर वालों को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। सवाल यह है कि रिया ने ऐसा क्यों किया? सुशांत के पिता बेटे की सेहत को लेकर कितना परेशान थे, ये आपको दूसरे मैसेज को सुनकर पता चलेगा। जब तुम जान गए कि मैं सुशांत का पिता हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में पूरी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। नवंबर में लाख कोशिशों के बावजूद रिया ने सुशांत के पिता के सवालों के जवाब नहीं दिए। घर वाले जानना चाहते थे कि सुशांत का कौन सा इलाज चल रहा है। सुशांत के स्टाफ मेंबर पहले ही खुलासा कर चुके थे कि सुशांत की बीमारी और इलाज के खेल में रिया का ही रोल है। वो धीरे धीरे मतलब सब खुल गई थी, वो पहले ऐसा नहीं था, सब कुछ खुल गई थी। जो भी उनको चाहिए रहेगा, जो भी मतलब सब कुछ उनके हाथ में होगा था, कैशिंग वेशिंग जो भी रहता है सब उनके हाथ। हमें इतना तो नॉलेज नहीं है, जो भी हमें जो दिखता है वही हम बोल रहे हैं। जो हमारे साथ कभी कुछ मंगाती हैं, कुछ सामान लेके आओ लेकर, तो सब उन्हीं के हाथ में था। जो भी सब कुछ घर का मेंटेनेंस सब वो करते थे। खुल गई थी मतलब क्या है आपका? मतलब खुल गई थी मतलब पहले सब चीज़ में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे, तो सब सर बोलते थे। तो वो भी सर को खाना वाना भी चलेगा तो वही बोलती थी, फिर हम लेके जाते थे। यूरोप से जब गए थे तो वो छिछोरे की मूवी फाइनल करके गए थे। तो जब जा रहे थे तो मुंबई से तो अच्छे थे बिल्कुल। जब उनको जाना तो बिल्कुल हैवी दिख रहे थे, बिल्कुल पर्सनैलिटी ठीक था। तो वहाँ से आने के बाद फ्लैट भी खाली हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद कुछ दिन तक तो ठीक ही थे, अच्छे थे। तो आने के बाद कुछ दिन बाद उनकी तबीयत जो है ना डाउन हो गई।
तो क्या सुशांत के दिमाग को दवाइयों के रिमोट से कंट्रोल कर रही थी रिया? सुशांत की मैनेजर श्रुति ने ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। श्रुति ने बताया कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी, वहीं सुशांत की जिंदगी बदल गई। सारे फैसले सुशांत की जगह रिया करती थी। श्रुति ने पूछताछ में यहां तक बताया कि रिया ही सुशांत के फाइनेंशियल और प्रोजेक्ट फंड्स को भी संभालती थी। श्रुति मोदी ने ईडी के साथ जो डिटेल शेयर की, चौंकाने वाली है। घर वालों का यही आरोप है कि सुशांत के बैंक बैलेंस को पूरी प्लानिंग के साथ रिया ने गायब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी सुशांत केस की कई फैक्ट्स को रखा गया। सुशांत की तरफ से वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन और सुशांत की सुसाइड की थ्योरी में एक एक पेज सामने रखे। जो ताला बनाने वाला आया, उसको ताला जब चाबी उसने बना दी तो उसके सामने रूम नहीं खोला, उसको बाहर निकाल के तब रूम खोला। अब बहन जो मीतू वो रास्ते में थी, 15 मिनट वहां से दूर थी। अगर तुमको इतनी जल्दी नहीं थी खोलने की रूम, मतलब अगर या तो तुमको डर था कि कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया तो फिर वो ताला बनाने के सामने ही खोल देते। अगर तुमको इतना एक्सट्रीम नहीं था तो फिर 15 मिनट अगर दूर थी तो उसका वेट ही कर लेते। रिया के वकील ने बचाव में अपनी दलीलें रखी। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच के अगेंस्ट में दलील रखी। कई घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया और इस केस में जांच कौन एजेंसी करेगी, इस पर फैसला गुरुवार को आएगा। लेकिन जो तर्क सुशांत की फैमिली की तरफ से रखे गए, जो फैक्ट आज कोर्ट में बताए गए और जो सबूत सामने आए, वो सुशांत केस में गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये साजिश सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए रची गई या फिर सुशांत की हत्या करके आत्महत्या का रंग दिया गया है। इस सवाल का जवाब तभी सामने आएगा जब पूरे केस की मुकम्मल तफ्तीश हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुशांत की रहस्यमय मौत को न मुंबई पुलिस सुलझा पाई, न बिहार पुलिस इस मिस्ट्री को अब तक सॉल्व कर पाई है। अब सीबीआई है जो कि इस जांच को आगे बढ़ाएगी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। यूपी पुलिस भी इस वक्त एक टॉपर बिटिया की मौत की पहेली नहीं सुलझा पा रही है। यूपी में जब नई सरकार बनी थी तो एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत प्रचारित किए गए थे। मजनू, शोधे ये कुछ भी करने से डरते थे, लेकिन 3 साल बीत गए हैं। आज एक ऐसी खबर आई जिसने फिर बुलंदशहर से लेकर हर शहर की बेटियों को डरा दिया। हम सुदीक्षा भाटी की बात कर रहे हैं। सुदीक्षा का परिवार कहता है कि उसको मनचले रोमियो ने मारा और पुलिस कहती है ये महज एक सड़क हादसा है। हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं सुदीक्षा हूँ, वही आपकी बेटी सुदीक्षा जो हमारे आपके सबके घर में है। नाम अलग अलग है, कोई दीपा है तो कोई लाडो है। कल मेरी मौत हो गई, हादसा नहीं हुआ, कोई हत्या कर दी गई है मेरी। जानते हैं मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह सिर्फ एक है, मैं एक लड़की हूँ। मेरे बेटा इतना आराना है। सपना ही टूट गया, हमारा तो सब कुछ खेल खराब हो गया, सिस्टम बिगड़ गया सब। इस पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम लड़की नहीं थी सुदीक्षा, जीनियस थी, टॉपर थी। 12वीं में सीबीएसई में 98% आए थे, पूरी दादरी की शान थी। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. HCL ने 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप दी थी, जिसके बाद अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में दाखिला मिला था। 20 अगस्त को अमेरिका की फ्लाइट थी, उससे पहले मामा के घर बुलंदशहर जा रही थी। लेकिन घर वालों का कहना है कि रास्ते में बुलेट वाले मनचलों ने छेड़खानी की, जिसकी वजह से बाइक से सुदीक्षा गिर गई और उसकी मौत हो गई। ये मर्डर है, जानबूझकर मर्डर है। एक बार अगर हादसा शुरुआत में हो जाता तो मानते कि हादसा है। 3-4 बार आगे आना, पीछे जाना, कट मारना, ब्रेक मारना, बाइक को गिराना, एक्सीडेंट नहीं है ये, मर्डर सीधा।
घर वाले इसे बुलेट वाले मनचले की साजिश बता रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस ने सुदीक्षा की मौत को हादसा बताया है, जिसके बाद सुदीक्षा की मौत की कहानी में नया एंगल आ गया है। सवाल है कि क्या सुदीक्षा को मनचले बुलेट वाले ने मारा? क्या सुदीक्षा की मौत एक सड़क हादसा है? सुदीक्षा की बाइक चाचा चला रहे थे या भाई? क्या नाबालिग भाई को बचाने की कहानी गढ़ी गई? सच क्या है? सुदीक्षा की मौत हत्या या हादसा? घर वाले सच्चे या यूपी पुलिस सच्ची? कौन सच्चा कौन झूठा? इस पूरी मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे 3 संवाददाता उन 3 जगहों पर पहुंचे जहां से दूध का दूध पानी का पानी होना था। सुदीक्षा की जहां मौत हुई, सुदीक्षा का घर, यूपी पुलिस हेडक्वार्टर। हादसे वाली जगह बुलंदशहर से भास्कर मिश्रा ने रिपोर्ट सबमिट की। वहीं दादरी के डेरी स्कैनर गांव से हमारे क्राइम रिपोर्टर अभय पराशर ने सुदीक्षा के मां बाप से बात की और बाइक चलाने का दावा कर रहे चाचा का भी वर्जन लिया। यूपी पुलिस के हादसे वाली थ्योरी को समझने के लिए लखनऊ में हमारी सीनियर एडिटर रुचि कुमार ने यूपी पुलिस के एडीजी से बातें की। सुदीक्षा की मौत के एक एक पहलू को समझेंगे ताकि आप तक सही रिपोर्ट पहुंचे। सबसे पहले आपको दादरी ले चलते हैं, जहां सुदीक्षा का घर है। मां बाप भी हैं, चाचा भी हैं और पूरी फैमिली भी है। सबसे पहले हमने चाचा से बात की, जो इस पूरी वारदात की सबसे मेन कड़ी है, जो पीड़ित भी हैं और सवालों में भी हैं। अगर वो बाइक चला रहे थे तो सुदीक्षा के साथ क्या हुआ था? छेड़खानी थी या फिर हादसा? क्या सुदीक्षा का चचेरा भाई बाइक चला रहा था? इन सब सवालों का जवाब सुदीक्षा के चाचा के पास था। 8 बजे का टाइम होगा जब यहाँ से निकले थे, तो हम जा ही रहे थे। अचानक हमने बुलंदशहर पार किया। बुलंदशहर पार करने के बाद में 2 बुलेट पे लड़के थे। उन्होंने हमारे आगे पीछे वो बाइक आगे करी, कभी पीछे करी, तो कुछ कमेंट्स ऐसी करने लगे। कुछ बोल भी रहे थे, वो बदतमीजी सी कर रहे थे। हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो निकल जाएंगे। ये वो नहीं निकले। उन्होंने फिर पीछे बाइक रोक के हम आगे निकले। फिर उन्होंने बहुत तेजी से पीछे से बाइक लेके आए हैं। हमारे आगे उन्होंने बाइक रोकी है, एकदम ब्रेक मारे, उन्होंने बहुत तेज ब्रेक मारे। हम भी चल रहे थे तो हम पे भी एकदम कंट्रोल चले। मैंने भी ब्रेक मारे, हमने भी ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में हमारी वो वहाँ से भाग चुके हैं और हमारी बाइक कंट्रोल नहीं हो पाई, हम गिर चुके हैं, बच गई। सुदीक्षा के चाचा ने पूरी बात बताई, उस दिन हुआ क्या था। लेकिन यूपी पुलिस और बुलंदशहर प्रशासन के दावों ने चाचा की बात को ही खारिज कर दिया। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने चाचा को माइनस करके स्टोरी में नाबालिग भाई की एंट्री करा दी, जिसके बाद से पूरी स्टोरी घूम गई। बुलंदशहर के डीएम और एडीजी प्रशांत कुमार की दोनों बातों को गौर से सुनिए। घर वालों का ये आरोप है कि छेड़छाड़ की, फबतियां कसी गई। बाइक पे सवार 2 लोग थे, वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक पीछा करते रहे और अचानक ब्रेक मारा। इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। अब देखिए, आप मौके पर हैं, आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र सुनसान है ना, सुनसान है। और जो छेड़छाड़ की बात बताई है उसके बारे में जानकारी की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है। बिटिया है, वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। इस संबंध में उनके भाई का भी बयान है कि हम लोग जा रहे थे और ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण एक आगे कोई बुलेट चल रही थी, जिसने कि ब्रेक लगाया तो मेरी गाड़ी उससे लड़ गई और इससे मैं गिर गया और मेरी बहन की डेथ हो गई। और एक FIR भी, एक कागज़ भी उन्होंने थाने में रिसीव कराया। और जब थाने में उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने वो कागज़ वापस ले लिया और इस संबंध में एक GD एंट्री भी थाने में की गई है। और जो वहाँ के साक्षी लोग थे उन्होंने भी यही बताया। लड़की के जो मृतक लड़की है उसके मामा ने भी यही कहा है कि लड़का चला रहा था। घर वालों का अलग दावा है, पुलिस का अलग दावा है। सवाल है कि क्या नाबालिग भाई को बचाने के लिए स्टोरी गढ़ी गई, चाचा की एंट्री हुई, यूपी पुलिस की बातों में कितनी सच्चाई है। इसको समझने के लिए हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा को सुदीक्षा के भाई का एक वीडियो मिला, जिसे हादसे के वक्त का बताया जा रहा है। बाइक कौन चला रहा था और हुआ क्या था, खुद सुदीक्षा के भाई ने बताया। उन्हें पता थी इसकी बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसपे और यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से। दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। हैरानी तो इस बात की है कि अगर बयान में नाबालिग ने किसी तीसरे का जिक्र नहीं किया, अगर बाइक गिरी तो सिर्फ 2 लोग कैसे गिरे, जो चाचा के होने पर सवाल खड़े कर रहे थे।
इसके बाद हमें कुछ चश्मदीद भी मिले जिन्होंने उस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा। बुलेट के पीछे उसकी बाइक थी और उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए, बुलेट वाले ने पीछे से उसकी बाइक ठुकी। अच्छा, उसके बाद में क्या ऐसा कुछ था कि कुछ परेशान कर रहा था, कुछ इस तरह की शिकायत उस लड़के ने की कि छेड़खानी कर रहा था, फवतियां कस रहा था? नहीं, पीछे से वो कुछ करता होगा तो मालूम नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे अचानक ब्रेक लगा है। जी जी जी। तो क्या पुलिस का दावा सही है? क्या बाइक नाबालिग ही चला रहा था और चाचा वहां मौजूद नहीं थे? क्या इसे ही बचाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम फिर सुदीक्षा के चाचा के पास पहुंचे और यही सवाल किया। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक पुलिस जो बयान दे रही है, पुलिस ये कह रही है कि बाइक चाचा नहीं, एक नाबालिग लड़का चला रहा था जो कज़न है। ये ऐसा पुलिस क्यों कह रही है, या आप क्या कहना चाहते हैं पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन की इस लाइन पर? पुलिस कोई भी वो कर रही हो, कह रही हो, लेकिन वो लड़का भी साथ में था। लड़का बाइक नहीं चला, लड़का बैठा हुआ था, सुदीक्षा पीछे बैठी थी, मैं बाइक चला रहा था। पुलिस इस पे पर्दा डालना चाह रही हो या कुछ भी कर रही हो, कार्रवाई करना चाहिए ना। उनका जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ? लेकिन सच तो ये है कि लापरवाही हुई है। अगर मंचलों की हरकत की वजह से सुदीक्षा मरी है तो उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और अगर नाबालिग के बाइक चलाने की वजह से हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि एक होनहार, एक जीनियस, एक टॉपर लड़की को हमने खो दिया है। पुलिस का यह कहना है कि बाइक एक नाबालिग लड़का चला रहा था, तो वहीं सुदीक्षा के चाचा का कहना है कि बाइक वो खुद चला रहे थे। असलियत क्या है, इसकी अभी जांच होनी बाकी है। पुलिस का कहना है कि उनकी तफ्तीश जारी है और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए ये बात भी पता चली है कि हादसे के वक्त सुदीक्षा के चाचा जो दावा कर रहे हैं बाइक वो चला रहे थे, उनका मोबाइल फोन नोएडा में था। पूरी हकीकत क्या है? पुलिस का ये कहना है कि इस हादसे की पूरी जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है, उसके बाद ही हादसे की असल वजह पता चल पाएगी। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी। पॉलिटिक्स में भी एक एक्सीडेंट होते होते बच गया। पायलट कांग्रेस से टेक ऑफ नहीं कर पाए, उनकी लैंडिंग जयपुर में ही हुई। सचिन पायलट जयपुर पहुंचे तो गहलोत न तो हाथ मिलाने आए न माला पहनाने आए। अशोक गहलोत और उनके 100 विधायक जयपुर से बहुत दूर जैसलमेर में हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायक जयपुर में हैं। गहलोत और पायलट के बयान सब सुन चुके हैं। इससे आगे की बात क्या है? जयपुर, दिल्ली और जैसलमेर से पॉलिटिक्स की फॉरवर्ड प्लानिंग वाली रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान का एक ही सचिन पायलट, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान के पॉलिटिकल थिएटर का पर्दा उठा तो ये 3 तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों के साथ 3 हेडलाइन चल रही हैं। प्रियंका की हेडलाइन ये है, वो पहली बार पर्दे के बाहर पोस्टर पर आई हैं। बैकडोर पॉलिटिक्स से निकलकर प्रियंका गांधी फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स में आई हैं और उनका पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल दिख रहा है। सचिन पायलट की हेडलाइन यह है कि अशोक गहलोत को अब काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। गहलोत को पायलट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रियंका और राहुल ने पायलट को कमिटमेंट दिया है और पायलट ने उन पर भरोसा किया है। अशोक गहलोत की हेडलाइन यह है कि उनकी सरकार बची रहेगी, लेकिन वो समझौता नहीं करेंगे। अशोक गहलोत के लिए सचिन पायलट की शर्तों पर काम करना या पायलट के सामने सरेंडर करने का सवाल ही नहीं है। आला कमान ने 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी है। मैजिशियन चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से उतारने की मांग पर पायलट खामोश हो गए। नकारा और निकम्मा वाले बयान पर गहलोत ने चुप्पी साध ली। तो क्या ये मान लें कि राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल है? क्या गहलोत और पायलट हाथ मिला लेंगे? क्या पायलट कड़वे शब्दों को भुला देंगे? जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसे सुनकर मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और पीड़ा भी हुई। तो मैंने वो घूंट पीकर भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हमारी निष्ठा पर जो शक करने वाले लोग हैं, उनको आज हकीकत का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की जनता के लिए हमारा कमिटमेंट 100% है। मैंने पार्टी से किसी पद की कोई मांग नहीं करी। मैंने पार्टी को इतना कहा कि हमारे विधायकों ने जो बात उठाई है, उनके खिलाफ द्वेष की भावना से कार्रवाई ना की जाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद।
अभी तक जो तस्वीरें आई हैं उसकी अलग अलग व्याख्या की जा रही है। कोई इसे सचिन पायलट का सरेंडर बता रहा है, कोई पायलट की घर वापसी कह रहा है, कोई अशोक गहलोत की जीत बता रहा है। असल में ये प्रियंका का पायलट प्रोजेक्ट है जो राजस्थान में कामयाबी के साथ लॉन्च हो गया है। बहन प्रियंका भाई राहुल के लिए संकट मोचक बनकर आई हैं। राहुल अगर डी फैक्टो कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो प्रियंका उनकी ट्रबल शूटर बनकर मैदान में है। कांग्रेस के प्लेन से बाहर कर दिए गए पायलट के लिए प्रियंका ने ही इमरजेंसी गेट खोला और उनको वापस प्लेन में बिठा लिया। अब पायलट का प्लेन महीने भर तक दिल्ली के आसमान में मंडराने के बाद जयपुर के रनवे पर लैंड हो रहा है। पायलट की जितनी रगड़ाई होनी थी वो हो गई, मगर गहलोत का चिकने चेहरे वाला और अंग्रेजी बोलने वाला बयान उनको हॉन्ट करने के लिए उन्हीं के पीछे पड़ गया है। मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। पिछले 24 से 36 घंटे की कंप्लीट पॉलिटिकल पिक्चर समझने के लिए हमने दिल्ली से जयपुर और जैसलमेर तक सारी कड़ियों को मिलाया। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर, सीनियर रिपोर्टर विजय लक्ष्मी और जयपुर ब्यूरो चीफ मनीष भट्टाचार्य ने एक एक अपडेट, एक एक बयान को मिलाकर कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की। सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी के पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा की एक अहम भूमिका है। सचिन समर्थक तमाम विधायकों को कांग्रेस में वापस लाने का पूरा ऑपरेशन प्रियंका गांधी वाड्रा की देखरेख में ही किया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी जो कांग्रेस पार्टी बनाएगी उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक सदस्य होंगी। इसका मतलब सचिन और उनके समर्थक तमाम विधायकों की शिकायतें जो थी कांग्रेस पार्टी से वो प्रियंका गांधी वाड्रा सुनेंगी और उन शिकायतों में कितना दम है और किस चीज को कितना तवज्जो देना है इसका फैसला भी लेंगी। बीजेपी को पता था कि सचिन की महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक सियासी समीकरण बन नहीं रहे हैं, फिर भी बीजेपी के नेता सचिन पायलट को हवा दे रहे थे कि किसी तरह सरकार गिर जाए। अब जबकि ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी के नेता इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये ना अल्प विराम है, ना पूर्ण विराम है, ना युद्ध विराम है। गहलोत और पायलट के बीच बस कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए बयान विराम है। दिल मिले या ना मिले, गहलोत और पायलट को गले मिलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई। ये पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने लिखी। अशोक गहलोत ने किसी भी कीमत पर पायलट को आउट करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रियंका का रेडियो सिग्नल हमेशा पायलट तक पहुंचता रहा। कांग्रेस के वॉर रूम में जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे तो गहलोत के जहरीले बयानों से बने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वहां राहुल गांधी नहीं थे। सचिन पायलट के बगल में प्रियंका गांधी खड़ी दिख रही थी। दिल्ली से लेकर जयपुर तक इसी तस्वीर के चर्चे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा सचिन पायलट से लगातार संपर्क में थी। फोन पर कई बार उन्होंने सचिन पायलट से बात की तो 3 मुलाकात उनकी प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई। इसमें से कुछ मुलाकातें प्रियंका गांधी का जो घर दिल्ली में लोधी स्टेट पर था वहां हुई। 1 हफ्ते का समय ऐसा भी रहा जब सचिन पायलट अपनी बातों पर अड़ गए और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन इसके बाद फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से फोन पर बात की और आगे की कहानी पूरी दुनिया के सामने है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस के खेमे में वापस आ गए हैं। प्रियंका और पायलट की बात को डिरेल करने के लिए ही अशोक गहलोत ने तेजाबी हमला किया। गहलोत ने पायलट को नकारा कहा, निकम्मा कहा, चिकने चेहरे वाला बताया, अंग्रेजी में बाइट देने वाला बताकर खिल्ली उड़ाई। गहलोत की बात गहरी थी, जिसके मायने राजस्थान तक सीमित नहीं थे। उसकी गूंज दिल्ली तक आई। बयान की आंच राहुल गांधी तक भी पहुंची। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं,
क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अपने ही बयान पर गहलोत कोई जवाब नहीं दे पाते तो बीजेपी का नाम आगे कर देते हैं। जो लोग राजस्थान की सियासी रण को जानते हैं उनको पता है कि गहलोत के उसी बयान के बाद पायलट को मनाने का सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया जो कांग्रेस के करीबी हैं। प्रियंका के प्रयासों से ही पायलट और राहुल की मीटिंग हुई। सचिन पायलट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो भी सियासी घमासान हुआ, अब लोग जानना चाहते हैं कि राजस्थान में आपकी भूमिका क्या रहेगी। ये पार्टी पर निर्भर करता है। मैंने अध्यक्ष के नाते, उप मुख्यमंत्री के नाते, विधायक के नाते पार्टी में काम कर रहा हूँ, पहले भी किया है। जो भी निर्णय पार्टी करेगी वो मेरी सराखों पर है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अब आप दिल्ली में ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। देखिए, पार्टी ने, मैं पहले दिल्ली में मंत्री था, सांसद रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार में काम किया। मैं चाहता हूँ मुद्दे ज्वलंत जो हैं उनको हम टैकल करें। 3 साल बाद चुनाव है तो हमारी डिलीवरी जो है, जो हमने वादे किए चुनाव के समय, उसको हम पूरा कैसे कर सकें, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सब सुझाव मैंने पार्टी को दिए हैं। लेकिन भविष्य में पार्टी क्या तय करेगी, ये पार्टी के। अशोक गहलोत को अपना किला बचाकर रखने का फुल क्रेडिट मिलता है। गहलोत ने विधायकों की जबरदस्त बाड़ेबंदी की, एक भी विधायक को टूटने नहीं दिया। गहलोत आज सीएम है तो इन विधायकों के समर्थन के बल पर ही है, लेकिन आला कमान तो आला कमान है। नई व्यवस्था में गहलोत आगे भी सीएम रहेंगे, लेकिन उनको सचिन पायलट को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। पायलट को अभी वेट करना पड़ेगा। गहलोत के न्यूमेरिकल होमवर्क को सचिन पायलट ने मिस जज किया। बीजेपी का कैलकुलेशन भी सही नहीं बैठा। बीजेपी ने सचिन पायलट की बगावत के वजन को ज्यादा आंक लिया और अपना होमवर्क करना भूल गए। सचिन पायलट ऑपरेशन के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक्टिव कर रखा था। वसुंधरा राजे सिंधिया को इस पूरे अभियान से अलग थलग रखा गया था। स्वाभाविक तौर पर वसुंधरा राजे को यह बात बेहद नागवार लगी। वसुंधरा राजे को सचिन पायलट पर शुरू से ही भरोसा नहीं था। वो पायलट को कच्चा खिलाड़ी मानती थी जो कभी भी गच्चा दे सकता है। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पीक पर था तब वसुंधरा जयपुर छोड़कर धौलपुर जा बैठी। पूरे सावन वो पूजा करती रही। बीजेपी विधायकों को गुजरात ले जाने की प्लानिंग हुई तो भी वसुंधरा कैंप के विधायकों ने जयपुर में ही रहने की बात की। वसुंधरा के खिलाफ जब बातें उड़ी तो वह दिल्ली आई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। सूत्रों का कहना है कि नड्डा के साथ बातचीत में वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहां तक कह दिया कि अगर प्रदेश इकाई को ये लगता है कि उनकी मौजूदगी उनकी रणनीति में बाधा बन रही है तो वह राजस्थान से ही नहीं बल्कि देश से बाहर 2-4 महीने के लिए जा सकती हैं। इस पूरे अभियान में वसुंधरा राजे को शामिल न करना बीजेपी की बड़ी भूल साबित हुई और सचिन पायलट के सहारे गहलोत सरकार को गिराने का उसका अभियान पूरा नहीं हो सका। ये झगड़ा है तो इनके घर का आपसी झगड़ा है। ये 2 कैंप लगे तो कांग्रेस के लगे, दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया तो कांग्रेस ने किया। कोर्ट में गए तो ये गए, विधानसभा गए तो ये डिले करने का काम किया तो इन्होंने किया। और अब जाकर के इनके आपस में कोई बातचीत हुई है और इसको खत्म किया तो मामला तो इनके घर का ही था। राजस्थान का सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या। गहलोत गुट के विधायक दबी जुबान में अभी से कहने लगे हैं कि सचिन पायलट की घर वापसी मजबूरी में हुई है। उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, ना ही उनसे कोई वादा किया गया है। लेकिन हकीकत यह भी है कि जो 3 लोग गहलोत सरकार की वर्किंग स्टाइल की जांच करेंगे वो इस फ्रेम में सचिन पायलट के साथ खड़े हैं। राजस्थान की सियासी लड़ाई में फिलहाल विराम लगता दिख रहा है, लेकिन सुशांत केस में इस वक्त का क्या अपडेट है, मुंबई के ईडी दफ्तर से बड़ी खबर आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब उस धमाके की बात जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए ब्लास्ट के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी अनसुलझा है कि इस ब्लास्ट की वजह क्या थी। आज हमारे पास इस धमाके के कई नए वीडियो और कुछ सीक्रेट जानकारी आई जिससे धमाके की तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर होगी। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा। यह बैरूत में हुए धमाके का अनदेखा वीडियो है। शुरुआती फ्रेम में पहले इमारत हिली और फिर अनहोनी हो गई। अब वीडियो नंबर 2 को नॉर्मल स्पीड और धीमा करके आपको दिखाते हैं।
इसमें तबाही का सबसे भयंकर मंजर छिपा है। बीच समंदर से लिया गया तीसरा वीडियो भी बिल्कुल लेटेस्ट है। बेरूत में हुए धमाके को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिल दहला देने वाले नए वीडियोस लगातार आ रहे हैं। धमाके वाली जगह से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर क्या हुआ, ये देखिए। जो बाहर निकला वो हवा में उड़ गया। धमाकों के बाद पहली बार अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। तस्वीरें ऐसी कि रूह कांप जाए। बेरूत में हुआ धमाका कितना शक्तिशाली था और उसने कैसे मजबूत से मजबूत इमारतों की धज्जियां उड़ाई, वो इस ड्रोन फुटेज को देखकर समझा जा सकता है। एक धमाके और सैकड़ों की मौत के बाद लेबनान की सरकार को अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। इटली के विस्फोटकों के विशेषज्ञ डेनियल कोप्पे ने बेरूत विस्फोट के कारणों को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। डायनामाइट के नाम से मशहूर कोप्पे ने कहा है कि यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट की वजह से नहीं, बल्कि मिसाइलों के विस्फोट की वजह से हुआ था। कोप्पे के इस दावे के बाद बेरूत ब्लास्ट को लेकर अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। दावों के मुताबिक 4 अगस्त को विस्फोट के बाद निकले धुएं का रंग नारंगी था, जो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से नहीं होता है। कोप्पे ने कहा कि जब अमोनियम नाइट्रेट जलता है तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पीला धुआं उठता है। हालांकि बेरूत से आए वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद नारंगी रंग का धुआं उठ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी ने जानबूझकर विस्फोट के लिए आग लगाई, नहीं तो सारे विस्फोट एक साथ नहीं होते। धुएं का रंग देखकर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें लिथियम का इस्तेमाल किया गया है। लिथियम का इस्तेमाल सेना की मिसाइलों में किया जाता है और इस इटालियन डायनामाइट ने यह भी इशारा किया है कि वहां पर सेना के लिए हथियार रखे हुए थे। यानी इस दावे के मुताबिक पहले भीषण विस्फोट हुआ और उसके बाद आग लगी, जो सेना के विस्फोटकों के स्टोर तक पहुंच गई। इसके